नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निक स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 27 अगस्त 2018 का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है, जिसके अपन ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, वह फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता है, वह फिल्टर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है लो पास, बी दे रखा है हाई पास, सी दे रखा है बैंड पास, डी दे रखा है बैंड स्टॉप, ई दे रखा है ऑल पास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके सभी दोस्तों को आंसर बताना है। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई पास। वह फिल्टर जो सर्किट एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता है, तो वह हाई पास फिल्टर कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एसी मेन से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की भनभनाहट वाली आवाज को रोकने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है? एसी मेन से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की भनभनाहट वाली आवाज को रोकने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है नोच फिल्टर, बी दे रखा है बैंड पास फिल्टर, सी दे रखा है हाई पास फिल्टर, डी दे रखा है लो पास फिल्टर, ई दे रखा है कॉम्ब फिल्टर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोच फिल्टर। उस फिल्टर को किस नाम से जाना जाता है? नोच फिल्टर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान 0.995 है, तो इसका बीटा का मान क्या होगा? बीटा का मान ज्ञात करना है। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा? 199। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर 500 वोल्टेज का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए 200 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की जरूरत होती है, तो उपयुक्त कैपेसिटर कौन सा होगा? अगर 500 वोल्टेज का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए 200 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की जरूरत होती है, तो कौन सा कैपेसिटर उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए दे रखा है पेपर कैपेसिटर, बी दे रखा है माइका कैपेसिटर, सी दे रखा है सिरेमिक कैपेसिटर, डी दे रखा है पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर, ई दे रखा है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की आवश्यकता होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर के आधार में खालिस्तान आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा त्रिकोणीय, बी दे रखा समलंबाकार, सी दे रखा स्क्वायर प्लस, डी दे रखा आर ए के दाते, ई दे रखा साइन वेव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर प्लस आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वी एल एस आई आईसी में हो सकता है। ऑप्शन ए दे रखा 100 गेट तक, बी दे रखा 1000 गेट तक, सी दे रखा 100 गेट से ज्यादा, डी दे रखा 1000 गेट से ज्यादा, ई दे रखा 10,000 गेट से ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वी एल एस आई आईसी में हो सकता है। कितने गेट हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 गेट से ज्यादा हो सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी आईसी में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं, तो इसकी पहचान है। अगर किसी भी आईसी में 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं, तो इसकी पहचान क्या है? ऑप्शन इधर का फैन आउट 4, बी इधर का फैन आउट 4, सॉरी फैन इन 4, सी इधर का लॉजिक वोल्टेज लेवल, डी दे रखा है पावर डिसिपेशन 4, ई दे रखा है एफ आई एफ ओ। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैन इन 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फैन इन 4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ईसीएल का विस्तार क्या है? ईसीएल का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन इधर का इलेक्ट्रॉन कपल्ड लॉजिक, बी इधर का एमीटर कपल्ड लॉजिक, सी इधर का एन आल चार्ज लॉजिक,
डी दे रखा है एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस लॉजिक, ई दे रखा है एमिटर कलेक्टर लेच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ईसीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? ईसीएल का फुल फॉर्म बताना है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ईसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिटर कपल्ड लॉजिक। ईसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एमिटर कपल्ड लॉजिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है? आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है? तांबा, एल्यूमिनियम, पारदर्शी प्लास्टिक, स्टील या निकल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारदर्शी प्लास्टिक, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या बाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है? इनमें से सबसे कम पसंद की जाने वाली बाइसिंग कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, बी दे रखा है एमीटर बाइसिंग, सी दे रखा है बेस बाइसिंग, डी दे रखा है फीडबैक रजिस्टर बाइसिंग, ई दे रखा है कलेक्टर बाइसिंग। तो सबसे कम पसंद की जाने वाली बाइसिंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेस बाइसिंग सबसे कम पसंद की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील वोल्टता होती है 100 वोल्टेज, 400 वोल्टेज, 500 वोल्टेज, 650 वोल्टेज या 1 किलो वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील वोल्टेज क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करना किसके लिए आवश्यक है? ट्रांसफार्मर को ठंडा क्यों किया जाता है? दक्षता बढ़ाने के लिए, हानियां कम करने के लिए, हमिंग कम करने के लिए, द्वितीयक वोल्टता बढ़ाने के लिए या ऊष्मा विसरित करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा विसरित करने के लिए ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग करके तार का गेज मापा जा सकता है? हाइड्रोमीटर, माइक्रोमीटर, आइग्रोमीटर, मल्टीमीटर या रूलर। तो किसका उपयोग करके तार का गेज मापा जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों माइक्रोमीटर का उपयोग करके तार का गेज मापा जा सकता है। किसके द्वारा मापा जा सकता है? माइक्रोमीटर द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण कार्य करता है? चुंबकीय, स्थिर वैद्युत, तापन, रासायनिक या विद्युत। तो किस प्रभाव के कारण कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापन प्रभाव के कारण कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज को खालिस्तान में संयोजित किया जाना चाहिए, फ्यूज को हमेशा किस में जोड़ा जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सजीव चालक के श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा जाना चाहिए? फेज चालक के श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परिपथ में कनेक्टर खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा तार की लंबाई बढ़ाने के लिए, बी दे रखा ट्यूबलाइट की चौक को संयोजित करने के लिए, सी दे रखा है विद्युत आयरन को संयोजित करने के लिए, डी दे रखा है घरेलू ऑडियो कनेक्शन को संयोजित करने के लिए, ई दे रखा है इन सब। तो परिपथ में कनेक्टर किसके लिए उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार या केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, ट्यूबलाइट की चौक को संयोजित करने के लिए भी किया जाता है, विद्युत आयरन को संयोजित करने के लिए भी किया जाता है और घरेलू ऑडियो कनेक्शन को संयोजित करने में भी किया जाता है कनेक्टर का उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, माइकानाइट एक होता है, क्या होता है? विद्युत रोधी द्रव, विद्युत रोधी ठोस चादर, सी दे रखा धातु, डी दे रखा अर्धचालक, ई दे रखा चालक। तो माइकानाइट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी ठोस चादर होती है। माइकानाइट क्या होता है? विद्युत रोधी जो एक ठोस चादर होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज होता है? कौन सा फ्यूज होता है
जो 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा को भी वहन कर सकता है। किट फ्यूज, HRC फ्यूज, डी प्रकार फ्यूज, कार्टिज फ्यूज या रिसेटेबल फ्यूज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? इन ऑप्शनों में से बताना है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, HRC फ्यूज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? तनन प्रबलता को बढ़ाने के लिए, बी दे रखा प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, भंगुरता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। तो जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालकता बढ़ाने के लिए जोड़ों पर सोल्डरिंग की जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलियों का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए दे रखा, ट्रांसफार्मर टैंक को मजबूत बनाना, बी दे रखा कॉपर हानि कम करना, सी दे रखा आयरन हानि कम करना, डी दे रखा विद्युत गुणांक बढ़ाना, ई दे रखा पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर के रेडिएटर नलियों का क्या कार्य होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना, इनका मुख्य कार्य होता है रेडिएटर नलियों का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्यिक नाम क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर से सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयर नंबर 7। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए स्विच खालिस्तान को नियंत्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा न्यूट्रल केबल, बी दे रखा फेज केबल, सी दे रखा भूसंपर्क तार, डी दे रखा कोई तार या केबल, ई दे रखा चालक। तो सुरक्षा के लिए स्विच को किससे नियंत्रित करना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज केबल को नियंत्रित करना चाहिए। सुरक्षा के लिए स्विच को किससे नियंत्रित करना चाहिए? फेज केबल को नियंत्रित करना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के मामले में विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है रेडियल मुख्य प्रणाली, बी दे रखा वितरण बोर्ड प्रणाली, सी दे रखा है मुख्य रिंग प्रणाली, डी दे रखा ट्री प्रणाली, ई दे रखा समानांतर फीडर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रिंग मुख्य प्रणाली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तड़ित उप परिपथ में अधिकतम अनुमन्य भार कितना होता है? तो एक लाइटिंग उप परिपथ में अधिकतम अनुमन्य भार होता है 800 वाट। कितना होता है? 800 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक मेट्रिक असौ शक्ति किसके बराबर होती है? एक मेट्रिक एचपी, अर्थात एक एचपी बराबर कितना होता है मेट्रिक में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 736 वाट। ये गलत है, 736 नहीं है, 746 वाट होगा। कितना होगा? 746 वाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एकमात्र वायरिंग है जिसकी योजना मकान निर्माण के पूर्व बनानी होती है। एकमात्र वायरिंग जिसकी योजना मकान निर्माण के पूर्व बनानी होती है, कौन सी वायरिंग है? ऑप्शन दे रखा है क्लिट वायरिंग, बी दे रखा बैटन वायरिंग, सी दे रखा कंड्यूट सरफेस वायरिंग, डी दे रखा कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, ई दे रखा लेड सीड वायरिंग। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान पर चलता है। किस पर चलता है? घूर्णी चाल पर, असमतुल्य चाल पर, बहुत चाल पर, स्लिप चाल पर या सिंक्रोनस चाल पर। तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस चाल पर चलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस चाल पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, छत में कंसील्ड वायरिंग का बिछाया जाना खालिस्तान पूर्ण होने के तुरंत बाद पूर्ण किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कंक्रीट डाला जाना, बी दे रखा है सेंटरिंग, सी दे रखा है शटरिंग, डी दे रखा है लोड बियरिंग, ई दे रखा है फाउंडेशन। तो एक छत में कंसील्ड वायरिंग का बिछाया जाना किससे पूर्ण होने के तुरंत बाद पूर्ण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटरिंग के पूर्ण होने के तुरंत बाद पूर्ण किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट के साथ साथ अर्थ का तार बिछाने का विचार मुख्यतः होता है। ऑप्शन ए दे रखा वायरिंग को मजबूत बनाने के लिए, बी दे रखा कंड्यूट को यांत्रिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, सी दे रखा अर्थ वायर को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए, डी दे रखा अर्थिंग के स्थापन हेतु अर्थ वायर को जोड़ने के लिए, ई दे रखा कंड्यूट और धातु के सहायक उपकरणों को विद्युतीय रूप से सतत बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंड्यूट और धातु के सहायक उपकरणों को विद्युतीय रूप से सतत बनाने के लिए कंड्यूट के साथ साथ अर्थ तार बिछाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के दो प्राथमिक भाग कौन से हैं? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है, उसके दो प्राथमिक भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए दे रखा रोटर और स्टेटर, बी दे रखा स्टेटर और फील्ड, सी दे रखा स्लिप रिंग्स और ब्रश, डी दे रखा रोटर और आर्मेचर, ई दे रखा कम्यूटेटर और ब्रशेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके दो मुख्य प्राथमिक भाग होते हैं रोटर और स्टेटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? छोटे सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं, उनको किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा बड़े पावर एम्पलीफायर्स, बी दे रखा मध्यम पावर एम्पलीफायर्स, सी दे रखा वोल्टेज एम्पलीफायर्स, डी दे रखा ऑडियो एम्पलीफायर्स, ई दे रखा बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज एम्पलीफायर के नाम से भी जाना जाता है छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा घटक एम्पलीफायरों में अक्सर विफल रहता है? इनमें से कौन सा घटक है जो एम्पलीफायरों में अक्सर विफल रहता है? रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर या इंडक्टर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? विलोमानुपाती क्या होता है? हेनरी, कूलम्ब, कंडक्टेंस, इंपिडेंस या फैराडे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग का अर्थ क्या है? ट्रांजिस्टर बाइसिंग होती है, उसका मुख्य अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दे रखा ट्रांजिस्टर में ऐसी संकेत लागू करना, बी दे रखा एक ट्रांजिस्टर के टर्मिनलों में वोल्टेज लागू करना, सी दे रखा ट्रांजिस्टर जंक्शनों में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से निश्चित करंट का प्रवाह, डी दे रखा ट्रांजिस्टर से अधिकतम आउटपुट सुनिश्चित करना, ई दे रखा ट्रांजिस्टर के आधार पर नकारात्मक वोल्टेज लागू करना। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर जंक्शनों में सर्वत्र निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ ट्रांजिस्टर के माध्यम से निश्चित करंट का प्रवाह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। एक पर दे रखा निकल, दो पर रजत, तीन पर ऑक्सीजन और चार पर एल्यूमिनियम। चुंबकीय पारगम्यता के घटते क्रम में इन पदार्थों का सही क्रम क्या है? इनको सही क्रम से लिखना है चुंबकीय पारगम्यता के घटते क्रम पे। किस क्रम में लिखना है? चुंबकीय पारगम्यता के घटते क्रम में लिखना है इन पदार्थों को, घटते क्रम में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा? तो इसमें सबसे पहले आएगा निकल। सबसे पहले कौन सा आएगा? निकल। दूसरे नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का नंबर क्या है? 4। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? तो दोस्तों इस पर तीसरे नंबर पर आएगा ऑक्सीजन। कौन सा आएगा?
ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का नंबर क्या है 3। उसके बाद आएगा बचेगा कौन सा रजत, तो रजत का नंबर है 2। तो 1 4 3 व 2 कौन से में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 4 3 व 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर एसी मोटर लोड के पावर फैक्टर वैल्यू को तब बढ़ाता है जब खालिस्तान जुड़ा होता है। खालिस्तान जुड़ा होता है। ऑप्शन ए दे रखा मोटर के साथ सीरीज में, बी दे रखा वाइंडिंग शुरू करने में, सी दे रखा मोटर के साथ पैरेलल में, डी दे रखा मुख्य वाइंडिंग के साथ सीरीज में, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक कैपेसिटर एसी मोटर लोड के पावर फैक्टर वैल्यू को तब बढ़ाता है जब मोटर के साथ समानांतर में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है, मोटर के साथ समानांतर में, पैरेलल में जुड़ा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पीसीबी तैयार करते समय एक कॉपर की परतयुक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा इलेक्ट्रोलिसिस, बी दे रखा एचिंग, सी दे रखा एलिमिनेटिंग, डी दे रखा एनग्रेविंग, डी ई दे रखा डिफ्यूजन। तो उसे क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचिंग। उसे क्या कहा जाता है, एचिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पीसीबी पर घटक की वर्टिकल माउंटिंग को विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता दी जाती है जहां ऑप्शन ए दे रखा है रिक्त स्थान कम और कम स्थिर है, बी दे रखा है रिक्त स्थान अधिक और कम स्थिर है, सी दे रखा है क्षेत्र सीमित है और मात्रा में सीमाएं है, डी दे रखा है रिक्त स्थान अधिक है और अधिक स्थिर है, ई दे रखा है क्षेत्र अधिक और कम स्थिर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र सीमित है और मात्रा में सीमाएं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक बीजेड 148 अर्धचालक उपकरण में दूसरा अक्षर जेड क्या इंगित करता है। ये बीजेड है जिसमें जेड क्या इंगित करता है, जेड का मतलब क्या है। ऑप्शन दे रखा है डिटेक्शन डायोड, बी दे रखा है कंट्रोल रेक्टिफायर, सी दे रखा है रेक्टिफाइंग डायोड, डी दे रखा है जीनर डायोड, ई दे रखा है गन डायोड। तो जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनर डायोड। जेड का मतलब क्या है, जीनर डायोड। अगला क्वेश्चन है, चैनल वायरिंग सामग्री खालिस्तान से बनी होती है, किससे बनी होती है, रबड़, धातु, लकड़ी, पीवीसी, कांच। तो चैनल वायरिंग सामग्री होती है वह किससे बनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी से बनी होती है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, आर्क हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवीयता के इलेक्ट्रोड्स के बीच हवा खालिस्तान हो जाती है। नम, सूखी, आयनित, ठंडी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयनित हो जाती है। आर्क हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवता के इलेक्ट्रोड्स के बीच हवा क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मोटर का घूर्णक 1414 आरपीएम पर घूमता है, इसकी तुल्यकालिक चाल 1500 आरपीएम है। तो मोटर का अनुमानित सर्पण प्रतिशत क्या होगा। एक मोटर का घूर्णक क्या है, 1414 आरपीएम पर घूमता है और इसकी तुल्यकालिक गति है 1500 आरपीएम। तो मोटर का अनुमानित सर्पण प्रतिशत क्या होगा, स्लिप का मान ज्ञात करना है। तो फटाफट से स्लिप का मान ज्ञात करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों स्लिप का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र करेंगे, एस एस बराबर एन एस माइनस एन आर बटे एन एस गुणा 100। एन एस का मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस गति, माइनस एन एन आर का मतलब क्या होगा, रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति। तो सिंक्रोनस गति कितनी दे रखी है, 1500 आरपीएम, माइनस रोटर गति कितनी दे रखी है, 1414 आरपीएम बटे 1500 गुणा 100। तो चलिए इसको हल कीजिए, कितना आएगा, ऊपर बचेगा कितना, ऊपर बच जाएगा 86 बटे 1500 गुणा 100।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 86/15। तो 86 में 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.8, लगभग कितना आ जाएगा 5.7, 5.7। तो इनमें ऑप्शन में देखना है 5.7 कौन से में है, तो इनमें से किसी में नहीं है, तो 5.7 लगभग किसके बराबर आ रहा है, 6% के बराबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे इसका राइट आंसर होगा 5.7%। करेक्ट आंसर क्या होगा, 5.7%। अगला क्वेश्चन है, सर्पण वल्ले साधारणतः किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, तांबा के, कार्बन के, फास्फर ब्रोंज के या लोहा के। तो सर्पण वल्ले किसके बने होते हैं, स्लिप रिंग किसके बने होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फर ब्रोंज के बने होते हैं स्लिप रिंग। किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रोंज की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के संचालन के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य है। ऑप्शन ए दे रखा है पारद वाष्प द्वीप, बी दे रखा सोडियम वाष्प द्वीप, सी दे रखा आरक द्वीप, डी दे रखा प्रदीप्ति द्वीप, ई दे रखा फिलामेंट द्वीप। तो किसकी संचालन के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य है, मुख्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरक लैंप के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक में लघु परिपथ सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है, सर्किट ब्रेकर में लघु परिपथ सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए दे रखा चुंबकीय निर्गमन, बी दे रखा ताप निर्गमन, सी दे रखा कम वोल्टेज निर्गमन, डी दे रखा उच्च धारा निर्गमन, ई दे रखा ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय निर्गमन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों की संख्या 4 और स्लॉट्स की संख्या 24 होने पर ध्रुव पिच क्या होगा। पोल पिच ज्ञात करके बताना है। तो पोल पिच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, स्लॉट्स की संख्या बटे पोल्स की संख्या। क्या होगी, स्लॉट्स की संख्या बटे पोल्स की संख्या। तो स्लॉटों की संख्या कितनी दे रखी है, 24/4। पोल्स की संख्या कितनी है, 4। तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो पोल पिच का मान कितना आ जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के मध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, वायु का, माइका का, ग्लास वूल का, एस्बेस्टस का, प्लास्टिक का। तो गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के मध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लास वूल का। किसका होता है, ग्लास वूल का, जिसे कांच की रुई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांच की रुई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांजिस्टर में ऊष्मा अभिगम का इस्तेमाल होता है। पावर ट्रांजिस्टर में ऊष्मा अभिगम का इस्तेमाल खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए दे रखा है आउटपुट शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है, बी दे रखा ट्रांजिस्टर में ऊष्मा ह्रास घटाने के लिए किया जाता है, सी दे रखा शक्ति प्रवर्धक की वोल्टेज लब्धि बढ़ाने के लिए किया जाता है, डी दे रखा ट्रांजिस्टर की संग्राही अपव्यय रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है, ई दे रखा ट्रांजिस्टर की संग्राही धारा बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर की संग्राही अपव्यय रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक खालिस्तान के अंतर्गत परिपथ निर्मित और वियोजित करने की क्षमता वाला एक उपकरण है। ऑप्शन ए दे रखा कम वोल्टेज, बी दे रखा भारण की सामान्य अवस्था, सी दे रखा भारण की असामान्य अवस्था, डी दे रखा बिना भारण वाली अवस्था, ई दे रखा बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी और सी दोनों, अर्थात भारण की असामान्य अवस्था व बिना भारण वाली अवस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा परिपथ वियोजक को ठंडा करने के लिए, बी दे रखा संपर्क खोलने के लिए, सी दे रखा संपर्क बंद करने के लिए, डी दे रखा आरक ठंडा करने के लिए, ई दे रखा परिपथ द्वारा घटाने के लिए। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक ठंडा करने के लिए किया जाता है। संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आरक ठंडा करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।